सरकार के नुमाइंदे किस तरीके से काम करते हैं तमाम उन रास्तों पर जहाँ पर सरकार को मनचाही सफलता मिलती है या सीधे तौर पर कहें कोई भी सत्ताधारी पार्टी अपने तमाम वर्करों को उचित इनाम देती है जब वो जीत जाती है। इसी तरीके से बीजेपी पार्टी आज उन तमाम सत्ताधारी पार्टियों से किस तरीके से अलग दिखाई दे रही है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद जजों ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि SC ST के कोटे में अब बंटवारा होना चाहिए। उचित उचित रूप से बंटवारा ना होने के कारण तमाम SC ST के लोग पिछड़ रहे हैं और आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीधे तौर पर कहें तो SC ST में उपजातियां बनाकर इस आरक्षण को बांट दिया जाए और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको आरक्षण का हिस्सा ज़्यादा दिया जाए, और जिनको आरक्षण पहले मिल चुका है या जो साधन संपन्न है या इनकी आय 10 लाख या इससे ज़्यादा एक निश्चित क्राइटेरिया रखा जाए, उसके आधार पर बांटा जाए। वाजिबा इस देश में तमाम कुर्मी पटेल या यादव जैसे लोग तमाम या जाट जैसे लोग संघर्ष करते हैं, उसके बाद भी उन्हें आरक्षण के नाम पर 1 या 2% आवंटित करने में लहूलुहान कर दिया जाता है और तमाम लाठी डंडों से पीटा जाता है। तभी आरक्षण का सामने नहीं निकल कर आता, ना मंत्री विधायक MLA कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन इस देश में मनुवादी और EWS के नाम पर जो आरक्षण है वो 10% ले जाकर उठाकर दे दिया जाता है, उन्हें कोई मेहनत और जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। इस व्यवस्था को समझने के पहले सबसे पहले आप समझिए कि इस देश में बड़े बड़े पदों पर किस तरीके से मनुवादी या RSS से जुड़े लोग बैठे हैं। चाहे आप सीधे तौर पर देखें कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले देने वाले में से 7 जज सावर्ण क्लास के थे या मनुवादी थे, जो ऐसी सोच रखते हैं कि इस देश के 85% लोग जो संसाधन विहीन है कभी आगे बढ़ ही ना पाएं। तभी तो ये व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जो दूसरों के ऊपर फैसले देता है और फैसले खड़े करता है, सवाल और जवाब, आज उसी की व्यवस्था पर इतने बड़े कड़े सवाल और निंदनीय प्रश्न उठ रहे हैं। जहाँ कॉलेजियम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट अपनाकर अपने ही तरीके से जजों की भर्ती करता है। सीधे तौर पर कॉलेजियम व्यवस्था कहें तो एक कमेटी बनाकर जज अपनी कमेटी खुद बना लेते हैं और उसमें किसको चुनना है अगला सीनियर जज ये खुद ही डिसाइड करते हैं। तो ये तो एक तरह की मनमानी हुई। जिस देश में संविधान और संविधान के हिसाब से पूरे देश और संसाधन यहाँ तक कि दफ्तर और मंत्रालय भी चलते हों, वहाँ पर न्याय प्रणाली किस तरीके से अपनी मनमानी करती नजर आती है, इस पर सवाल उठाते हुए चंद्रशेखर रावत ने नोटिस दिया बाकायदा कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था को बदला जाए और पारदर्शी तौर पर रखा जाए, जहाँ पर सीनियरिटी के हिसाब से नहीं कॉलेजियम व्यवस्था से हटकर परीक्षा कराई जाए, उसमें परीक्षा के आधार पर आए रिजल्ट के हिसाब से जजों को सीनियर और जूनियर पोस्ट पर रखा जाए। अब आप सीधे तौर पर सोच लेंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था में सिर्फ जनरल कास्ट के ही जज होते हैं, तभी तो इस देश में OBC ST और आदिवासियों की जजों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर इतने बड़े पैमाने पर कब्जा मनुवादियों का है और जब वो कभी फैसले आते हैं तो इनके खिलाफ ही फैसले जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस देश में पावर एक व्यक्ति एक सत्ता के हाथ में लगी हो तो सही फैसले और फैसले पक्ष और विपक्ष के हिसाब से जाएंगे ही नहीं, उन्हें अपने फायदे के हिसाब से फैसले करने होंगे। इसी को लेकर चंद्रशेखर रावत ने संसद और लोकसभा में किस तरीके से नोटिस थमा दिया कि कॉलेजियम व्यवस्था को पारदर्शी करने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। जहां इस बेंच ने पूरी तरीके से 7 जजों की बेंच ने 6-1 से फैसला दिया था कि SC ST में उपजातियां बनाकर इन्हें आरक्षण के तौर पर बांट दिया जाए, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हादी कर दी। जहां सरकार के प्रस्ताव को लेकर पहले लिटरल एंट्री को बैन कर दिया गया था या सीधे तौर पर कहें बहुत ही कम होती थी, चाहे कांग्रेस के शासन में हो, जहां पर उर्जित पटेल जैसे तमाम RBI के गवर्नर को लिटरल एंट्री के थ्रू ही एंट्री दी गई थी। अब इस देश में OBC ST आदिवासी या गरीब तबके के तमाम लोग जो सालों से रगड़ रहे हैं, रगड़ रगड़ कर पढ़ रहे हैं IAS और IPS की परीक्षा देने के लिए, अब उनको ठेंगा दिखाने का काम सरकार कर रही है। पहले ये लिटरल एंट्री बहुत कम संख्या में हुआ करती थी, लेकिन यही लिटरल एंट्री अब किस तरीके से बड़ी संख्या में सामने निकल कर आई है, जहां 50, 30 और 55 जैसे पद निकल कर आए हैं, जिसमें से सीधे तौर पर इस बार सरकार ने बड़ा गेम खेल दिया कि वाल्मीकि समाज से हम 30 व्यक्तियों को लिटरल एंट्री के थ्रू सेक्रेटरीट या बड़े बड़े दफ्तरों में IAS अधिकारियों जैसे बड़े समकक्ष पदों पर रख देंगे। ये तो दलित तमाम बहुजन साथी जो समझ सकते हैं या समझने के काबिल हैं, इनकी जाति में फूट डालकर राज करो जैसी प्रणाली सरकार और न्याय व्यवस्था लाना चाहती है, जहाँ लिटरल एंट्री के थ्रू इनके समाज के कुछ लोगों को तोड़कर उसमें रख देंगे ताकि बाकी लोग विरोध न करें और बचे हुए लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाएं। ठीक अंग्रेजों की तरह ही सरकार बर्बरता और इस तरीके से प्रथा पारित कर रही है। लिटरल एंट्री पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। इसको तमाम अनुभवों के तौर पर सलाह या एडवाइजर के तौर पर रखा जा सकता है, लेकिन लिटरल एंट्री के जरिए रखने का कोई मकसद नहीं होता। तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि लिटरल एंट्री सरकार संख्या इसलिए बढ़ाना चाहती है ताकि RSSों के लोग और तमाम मनुवादी लोग इसमें आसानी से प्रवेश कर सकें। और उत्तर प्रदेश में जहां एक IAS अधिकारी की वजह से 69,000 भर्ती में घोटाला हुआ और उसके एक इशारे पर जो अभी पूरी तरीके से नहीं हुई और वो भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गई। सोचो, इस देश में अगर 64 या 50 से ज़्यादा IAS अधिकारी लिटरल एंट्री के जरिए बड़े बड़े दफ्तरों पर कब्जा कर लेंगे तो इस देश में 85% OBC ST आदिवासियों के तमाम कैंडिडेट या रगड़ रगड़ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कभी इंटरव्यू और IAS की परीक्षा के उस मुहादे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश में IAS को बनाने की संख्या बहुत ही कम है, जहां हज़ारों की संख्या में लोग पास आउट होते हैं और सैकड़ों की संख्या में इंटरव्यू में जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन के रोक पर ये सैकड़ा संख्या में आधा ही बचता है या 500 या 600 400 IAS अधिकारी बनते हैं, जिसमें से लिटरल एंट्री के जरिए तमाम बड़े पदों पर इनको बिठा दिया जाएगा। तो इस देश में पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं होगी। बस इन्हीं सभी को लेकर अखिलेश यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता, चंद्रशेखर रावत जैसे सामने खड़े हो गए और बड़ा आंदोलन करने की बात छेड़ रहे हैं। सीधे तौर पर लिटरल एंट्री को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये उसी तरह से एक व्यवस्था बनाई जा रही है जहाँ कॉलेजियम व्यवस्था के तहत इस देश में OBC ST आदिवासियों की जजों की संख्या कम है। बशर्ते कॉलेजियम व्यवस्था में सिर्फ सावर्ण और मनुवादियों के लोग अपनी एक कमेटी बनाते हैं और अपने सीनियर जज को रख देते हैं ताकि वो
वो मन मुताबिक और अपनी कम्युनिटी और जाति विशेष के प्रति अच्छे फैसले दे सकें, ताकि वो इस देश में समृद्ध और तमाम साम्राज्यशाली और स्वराज्यशाली व्यक्ति बन सकें। आप क्या सोचते हैं कि लिटरल एंट्री सही है या गलत है, या कॉलेजियम व्यवस्था को बदलना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बहुजन मीडिया को बल मिल सके। और यदि आप पढ़े लिखे और शिक्षित हैं तो कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि क्रांति कलम से ही आती है। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, क्रांति नहीं आएगी। अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सारे राइट्स हैं जो आपको अपने राइट्स को लेने के लिए, जागरूक करने के लिए पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। जय भीम। मेरा नाम है अदित कुमार।